नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में रुख सबसे पहले कोटपुतली का करेंगे, क्योंकि वहां पर बोरवेल में चेतना जो है 19 घंटे से फंसी हुई है। 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो चुका है। कल बताया जा रहा है कि खेलते वक्त बोरवेल में 3 साल की मासूम चेतना गिर गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बोरवेल में मिट्टी को हटाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। रात भर ठंड में बोरवेल के पास परिजन और ग्रामीण बैठे रहे। 150 फीट गहरे बोरवेल में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जा रहा है, ताकि चेतना को ऑक्सीजन लगातार मिलता रहे और बच्ची के मूवमेंट पर लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये जो घेरे में, पीले घेरे में आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये उस वक्त की है, बीते दिन, जब सीसीटीवी डाला गया था, कैमरा डाला गया था बोरवेल में, ताकि बच्ची किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, क्या हरकत कर रही है, उस पर नज़र बनाई जा सके। जब बच्ची की मूवमेंट कैमरे में कैद हुई तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्होंने राहत की सांस ली और बोरवेल में फंसी बच्ची को निकालने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आज की है। पूरी रात बताया जा रहा है कड़ाके की ठंड में परिजन ग्रामीण बोरवेल के पास ही इकट्ठा रहे। बच्ची को निकालने की कोशिश किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, उस पर परिजन और ग्रामीण लगातार नजर बनाए हुए थे। कोटपुतली से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से एक मासूम बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। हैरानी की बात यह है कि 19 घंटे से चेतना जो है वो भूखी प्यासी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल के बीच की ये बच्ची है और इस दरमियान बोरवेल में फंसी हुई है, जो किसी तरीके की हरकत तो कर पा रही है लेकिन खाना पीना नहीं कर पा रही है, ना खा पा रही है, ना पानी पी पा रही है, जिसकी वजह से 19 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक चेतना ने ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बनी हुई है, क्योंकि मूवमेंट कर रही है चेतना, लेकिन अगर वो खा पी नहीं रही है तो उसकी स्थिति जो है वो नाजुक हो सकती है। और यही वजह है कि लगातार मासूम से बातचीत जो है वो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कैमरे के जरिए। और क्योंकि 150 फीट पर चेतना अटकी हुई है बोरवेल में, तो उस तक ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहे, इसकी भी पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता, वहां से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बीती रात से एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता हीरालाल आप तक पहुंचा रहे हैं और उन पर उनका रुख हम एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी की तस्वीरें वहां की क्या हैं। हीरालाल, आप वहां पर मौजूद हैं, बीती रात से ही लगातार इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं। हम आपके पीछे देख सकते हैं तमाम अधिकारी जो हैं वहां पर मौजूद हैं। बोरवेल में टकटकी लगा के वो इस वक्त बैठे हुए हैं कि बच्ची मूवमेंट करे। जी बिल्कुल, देखिए 18 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है बच्ची को बोरवेल में गिरे। लगातार जो रेस्क्यू टीम है, लगातार उस बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनकी तरफ से किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है। पिछली रात से लगातार वो कड़कड़ाती सर्दी में ओस की बूंदों के बीच में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक लोहे की रोड है वो इस बोरवेल के गड्ढे में डाला जा रहा है। उस बच्ची के आसपास जो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जो इक्विपमेंट डाले गए गड्ढे में, उस इक्विपमेंट की वजह से जो मिट्टी का कटाव होकर जो मिट्टी है उस बच्ची के आसपास के जो पीठ है उसके आसपास में इकट्ठा हो गया। इस वजह से जो इक्विपमेंट है अब वो बच्ची तक पहुंचने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। इस वजह से जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया है। लोहे की जो सीधी रोड है जो उस गड्ढे में डाली जा रही है और मिट्टी के जो कटाव हुआ है, उस मिट्टी की जो जमा हुआ है, उस मिट्टी को बच्ची के आसपास से हटाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है, ताकि बच्ची का जो मिट्टी है वो हटाकर बच्ची को सकुशल एक हुक के जरिए बच्ची को बाहर लाया जा सके और सुरक्षित इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम के जो अधिकारी है उन्होंने स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है, एडीएम है, एसडीएम है, उनको एक ऑप्शन भी दिया है कि जो पाइलिंग मशीन है वो यहाँ बुलाई जाए और इस गड्ढे के पैरेलल एक
जयपुर से आना है, उसके बाद जो पाइलिंग मशीन आएगी, जो उसके बाद चर्चा होगी किस तरीके से किस जगह एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू उस गड्ढे के जरिए किया जाएगा। और अपने दर्शकों को मैं यहाँ ये बता दूं कि हमारे संवाददाता हीरालाल जब इस मामले की जानकारी दे रहे थे तो हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई जो बच्ची के परिजनों की हैं। ये देखिए तस्वीरें जो हैं ये बच्चे के परिजन बताए जा रहे हैं और इनकी तकलीफ जरा आपको सुनवाते हैं। मेरे भैया फोन करे ऑक्सीजन को हम पड़ गई, फिर 15 फुट को रस्सो डाला, फिर वो रस्सो पकड़ी, फिर छूट गो गिलास, फिर मम्मी मम्मी करी थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, फिर नीचे चली गई। कमी लग रही है नहीं, कल खूब कोशिश करा 2 बजे पूछ गया, पूरी रात होगी, पूरा दिन होगा, कुछ पता नहीं चल रहा कटेगी कौन कटे। ये बच्ची के परिजन थे। हीरालाल हमने सुनवाया अपने दर्शकों को जो बता रहे थे कि बच्ची जब बोरवेल में गिरी तो कुछ समय तक वो अपने परिजनों को पुकारती रही। हालांकि बीती रात से उन्हें कोई इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है कि अभी बच्ची की क्या मूवमेंट है, हरकत कर रही है, क्या कर रही है, सो रही है बच्ची या फिर बोरवेल के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा घबराने की वजह से वो बेहोश हो गई हो, बेसुध हो गई हो। हीरालाल जी बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ के अधिकारियों से हमने बातचीत की, बच्ची के मूवमेंट के बारे में उनसे जानकारी जब हमने ली तो उनका कहना था कि बच्ची लगातार मूवमेंट कर रही है, लेकिन मिट्टी का जो जमाव होने की वजह से जो गर्दन तक है मिट्टी है जो जम चुकी है। हालांकि उसका जो गर्दन है वो मिट्टी के ऊपर है, इस वजह से जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्ची है जो लगातार मूवमेंट कर रही थी। तो बताया ये भी जा रहा है कि बच्ची को नींद आने की वजह से शायद वो कम मूवमेंट कर पा रही हो, लेकिन लगातार अभी रात भरी बात यह है कि बच्ची लगातार मूवमेंट करिए। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि ये जो लोहे की जो रिंग है, इस रिंग के जरिए इस पाइप में, इस बोरिंग में ये है जो रिंग डाली जाएगी और बच्ची को इन रिंगों से के जरिए रेस्क्यू करने का जो प्रयास है वो रात को भी किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इन रिंगों को इस बोरवेल के गड्ढे में डाला जाएगा और बच्ची तक पहुंचाया जाएगा और उस बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा। 2 बार ऑपरेशन फेल हो चुका था। हीरालाल जी बिल्कुल, रात को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो लगातार जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने ऑपरेशन किया। एक जे नुमा जो रोड है उसको बोरवेल के गड्ढे में डाला, इसके बाद जो एल बैंड है वो भी गड्ढे में डालकर रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद आज सुबह फिर से रेस्क्यू टीम है उन्होंने अपना रेस्क्यू शुरू किया है और एक जो मिट्टी का जमाव हुआ था उसको लोहे की जो सीधी जो रोड है उसके जरिए पहले उस मिट्टी को हटाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। मिट्टी हटने के बाद इस जो रिंग जो बनाई हुई है वो 3-4 की संख्या में जो रिंग है वो इस गड्ढे में डाली जाएंगी और इन रिंगों की सहायता से उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। ये मिट्टी कैसे हटाई जा रही है? क्योंकि बोरवेल को हम क्योंकि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हीरालाल, बोरवेल की चौड़ाई तो बेहद कम होगी, बच्ची 150 फीट की गहराई में फंसी हुई है। अब जो आप बता रहे 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हुआ था तो उसके ऊपर कुछ मिट्टी भी गिरी थी, उसे किस तरीके से हटाया जा रहा है? जी देखिए, एसडीआरएफ के अधिकारी को कहना है कि जब इक्विपमेंट जो रोड है वो गड्ढे में डाली गई तो जो आसपास की जो मिट्टी है वो लोहे की जो रोड है उसकी रगड़ की वजह से जो मिट्टी के जो कण है वो बच्ची के आसपास इकट्ठे हो गए। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू करने में है, जो बच्ची को बाहर निकालने में उनको जरूर थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, जो सदस्य जो पिछली रात से लगातार जुटे हुए हैं, उनकी जद्दोजहद यही है कि बच्ची के आसपास जो मिट्टी का जमाव हुआ था उसको थोड़ा सा दूसरी से जो सीधी रोड है उसके जरिए उस गड्ढे में से उस मिट्टी को थोड़ा सा और खुदेरा जाए ताकि उस मिट्टी को चौड़ा करके हटाकर और उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बोरवेल में अभी चेतना फंसी हुई है। हैरानी की बात यह है कि 19 घंटे से ज्यादा का समय हीरालाल बीत चुका है और इसे एक तरीके से लापरवाही की पराकाष्ठा कहेंगे जो पार हो चुकी है, क्योंकि परिजनों को तो सूचना कोई मिल ही नहीं पा रही है इस पूरे मामले में। और आप जैसा बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है कि पोकलिन मशीनों को और अन्य चीजों को, मशीनों को यहाँ पर लाया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंची।
जी बिल्कुल, जब हमने एसडीआरएफ के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि पोकलिन मशीन है वो सेकंड ऑप्शन है। प्रथम जो उनका ऑप्शन है वो स्थानीय जो इंतजामात है, जो संसाधन है, उसी के जरिए बच्ची का रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में जितनी भी जो प्रदेश भर में जो घटनाएं हुई है वहाँ स्थानीय स्तर के जो संसाधन है जो उनके पास होते हैं, जो एसडीआरएफ की टीम के पास संसाधन होते हैं, एनडीआरएफ टीम के पास जो संसाधन होते हैं, उन्हीं की सहायता से रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जो पाइलिंग मशीन है वो सेकंड ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें समय भी लगता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो जिला मुख्यालय है प्रदेश में वहाँ जो पाइलिंग मशीन है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो यहाँ भी वही समस्या आ रही है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भले ही दिया है लेकिन जो पाइलिंग मशीन है वो जयपुर से आनी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो समय लगता है वो काफी समय लगता है उसको यहाँ पहुंचने में, क्योंकि 150 किलोमीटर दूर का ये जो स्थान है वहाँ जयपुर से जब पाइलिंग मशीन आएगी तो उसको आने में भी समय लगे। सबसे बड़ी बात है जब एसडीआरएफ के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को रात को ही इस बारे में एक ऑप्शन दिया था, बता दिया था कि पाइलिंग मशीन आप बुला सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाए। यही सवाल है हीरालाल, सवाल यही है। अनुमति उनको एक बच्ची 150 फीट की गहराई में फंसी हुई है पिछले 19 घंटे से, और यहाँ के अधिकारियों ने, जहां आप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, यहाँ के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों को रात को ही सूचना दे दी। निंद्रा अवस्था में सोए हुए हैं अभी तक अधिकारी, किसी ने कोई सुध नहीं ली। आप अगर बोल रहे हैं कि 100-150 किलोमीटर का जो दायरा है वो बनता है और वहां से आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी 3-4-5 घंटे का समय बीत चुका होगा ना, अभी तक कोई सुध नहीं ली गई, ना ही कोई जानकारी है कि कब पोकलेन मशीनें पहुंचेंगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण हो सकता है, एक बड़ी लापरवाही भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण, एक तर्क और दिया जा रहा है। वो बताया जा रहा है जब पाइलिंग मशीन आती है और पाइलिंग मशीन जब ड्रिल करती है तो कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, क्योंकि यहाँ जो बोरवेल का जो गड्ढा है उसमें से लोहे के जो पाइप थे वो कल निकाल लिए गए थे, तो इस गड्ढे में केवल मिट्टी है, तो वाइब्रेट जब होता है तो मिट्टी है जो उस वाइब्रेशन की वजह से उस बच्ची के आसपास इकट्ठी ना हो जाए, उस बच्ची के ऊपर ना चला जाए, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। इसलिए पाइलिंग को सेकंड ऑप्शन है। ये मैं दर्शकों को समझाऊंगी, आप पहले ये बताइए जरा सा हीरालाल, जो मिट्टी है वहां की वो चिकनी मिट्टी है, नॉर्मल है, या फिर कंकड़ है वहां पर, कैसी मिट्टी है वहां की? बताया जा रहा है कि ये खेती की जो मिट्टी है, जो खेत है, इस मिट्टी में बालू मिट्टी ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि रेतीली है, नीचे से जो मिट्टी है वो इतनी गाढ़ी नहीं है, इतनी जो बिल्कुल जो मिट्टी है वो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है कि जो मिट्टी है, जो जब रोड इसमें डाली गई तो वो कटाव की वजह से उस बच्चे के आसपास जो आप सोचिए हीरालाल, ये बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी जो होती है रात में ठंडी हो जाती है। एक तरफ मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी, दूसरी तरफ बच्ची वहां पर फंसी हुई है, सोचिए उसे कितनी ठंड लग रही होगी, ना खाया है ना पिया है उसने, परिजनों का तो बुरा हाल होगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रात पर जो कड़ाके की सर्द रात थी, जो ओस की बूंदें थी वो लगातार यहाँ गिर रही थी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मिट्टी जितनी ऊपर ठंडी होती है उतनी जितनी नीचे गहराई में जाएंगे आप उतनी ही वो गर्म रहेगी। तो ये एक संभावना बताई जा रही है कि जितनी सर्द जो सर्दी थी, जो ठंड थी, जितनी मिट्टी ऊपर थी वो मिट्टी उतनी ठंड नीचे नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्ची पिछले 18 घंटों से अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी की जो लापरवाही है, पाइलिंग मशीन का जो ऑप्शन इनके द्वारा दिया गया है उसको बुलाने में जो काफी समय लग रहा है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी उस निर्णय पे नहीं पहुंच पाए। मेरे साथ एसडीएम यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो 18 घंटे का समय बीत चुका उसके बावजूद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। सर, किस प्रकार की अभी तैयारियां हैं? नहीं, बिल्कुल पिछले कल शाम से ही जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं लगातार, एनडीआरएफ टीम से एसडीआरएफ है, प्रशासन है, लगातार मौजूद है। अभी जो लेटेस्ट एनडीआरएफ टीम की साइड से जो अपडेट है वो ये है कि जो बच्ची की पोजीशन के नीचे जो एल शेप की जो रिंग है वो सेट हो चुकी है और धीरे धीरे बच्ची को ऊपर की साइड निकालने शुरू कर दिया गया है। एक पाइलिंग जो मशीन है उसका ऑप्शन रात को एसडीआरएफ की टीम के अधिकारियों द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक पाइलिंग मशीन को बुलाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। नहीं, बिल्कुल पाइलिंग मशीन का निर्णय ले लिया गया था प्रशासन द्वारा और उसके लिए पैरेलली इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, मशीन वहां से रवाना भी हो चुकी है। जी, तो अभी बच्ची की क्या स्थिति है? आपने मूवमेंट देखा, बच्ची किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है? अभी एक बार धीरे धीरे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मूवमेंट का अभी धीरे जैसे ही पता चलेगा एक बार अपडेट कर दिया जाएगा।
जी बिल्कुल, ये एसडीएम है जिनका कहना है कि बच्ची के तक रिंग पहुंचा दी गई है और रिंग है जो बच्ची के हाथ पैरों में फंसा दी गई है और बच्ची को धीरे धीरे ऊपर भी लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि शीघ्र जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर दिया जाएगा और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद यही कर रहे हैं हीरालाल कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर आप मौजूद है, लगातार वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो संसाधन है, जब तक खास करके मशीनें नहीं आ पा रही हैं तब तक उन्हें निकालने की कोशिश जो वहां संसाधन है उन्हीं के जरिए की जाए। हीरालाल, मैं आपके पास आऊंगी। दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी वहां के जो संसाधन मौजूद है वहां पर उनसे ही कोशिश क्यों कर रहे हैं बच्चे को निकालने की, क्योंकि पोकलेन मशीन जब आएंगी, जेसीबी मशीनें जब पहुंचेंगी, बच्ची जिस बोरवेल में फंसी हुई है उसके कुछ दूरी पर ही जितने फीट में बच्ची फंसी हुई है 150 फीट में, कोशिश किया जाएगा वहां पर गड्ढा करने की। वहां पर जब प्रशासनिक अधिकारी गड्ढा करने की कोशिश करेंगे, मिट्टी वहां की हटाएंगे, तो इस दौरान बहुत संभावनाएं ऐसी होती हैं कि कंपन की वजह से बच्ची बोरवेल अगर और ज्यादा गहरा होगा तो कंपन की वजह से बच्ची और ज्यादा नीचे चली जा सकती है। और यही वजह है कि वहां पर लास्ट ऑप्शन माना जाता है कि पोकलेन मशीनें इस्तेमाल की जाएं। हीरालाल, आपके साथ कौन मौजूद है, जरा बात करिए। जी बिल्कुल, ये बच्ची की जो बोरवेल में जो बच्ची गिरी है उनके परिजन, उनके चाचा हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि पिछले रात भर से आप सोए नहीं है, लगातार आप प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी, किस प्रकार का आपको बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम लगी हुई है कल से प्रयास कर रही है और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी कल से और मोमेंट भी कर रही थी और ये बार बार राड डालने से और बार बार प्रयास करने से उसकी मिट्टी उसके पास, बच्चे के पास जा रही है। और 3 बजे के करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों ने जवाब दे दिया था कि बच्ची नहीं निकाल पा रही। अब वे एक देसी जुगाड़ के जरिए निकाल पा रहे हैं फिलहाल। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पाइलिंग मशीन की व्यवस्था अगर आपसे पहले कर दी होती तो अब तक वहां तक आप सफर कर पाते और बच्ची सुरक्षित निकल पाती। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पाइलिंग मशीन का ऑप्शन दिया था स्थानीय अधिकारियों को, आप तक भी ये बात पहुंचाई गई थी कि पाइलिंग मशीन बुला ली जाए। स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। देखो, हमने तो बार बार, हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए, कैसे भी मशीन मंगाए और दूसरा ऑप्शन किया जाए। अब ये तो एक मात्र टाइम पास कर रहे हैं, देसी जुगाड़ के जरिए काम कर रहे हैं फिलहाल। अभी क्या स्थिति है बच्ची, क्योंकि आपने अधिकारियों से बात की होगी बच्ची को लेकर, वो क्या आपको बता रहे हैं? अब वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो प्रयास कर रहे हैं साहब निकालने में और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही? बिल्कुल लापरवाही, हमें तो ये लग रहा है बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही है प्रशासन की। 20 घंटे के करीब हो गए बच्ची को अब तक। प्रशासनिक अधिकारी क्या कहना है, कब तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कब बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? अभी प्रशासन का कोई जवाब नहीं है संतुष्टपूर्वक। तो आप प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है। ये बच्ची के परिजन है, इनका कहना है कि जो प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई है वो उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो पाइलिंग मशीन है जो रात को जब एसडीआरएफ के अधिकारी ने ऑप्शन, जाहिर सी बात है हीरालाल, हम भी वही सवाल कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान भी यही सवाल कर रहा है कि 19 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आखिर किस चीज का इंतजार प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया से। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि कैलिफोर्निया में बड़े ड्रग्स माफिया सुनील यादव उर्फ गोली का मर्डर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। लॉरेंस गैंग पर शूटआउट का शक जताया जा रहा है। सुनील यादव तकरीबन 2 साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएसए भाग गया था। सुनील यादव पर पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाने का आरोप है। सुनील यादव को पहले राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, हालांकि उसके बाद यह फर्जी पासपोर्ट के जरिए यूएसए भाग गया था। सुनील यादव पर राजस्थान में कई मुकदमे दर्ज है। सुनील यादव अबोहर फाजिल्का का रहने वाला है। सुनील यादव लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि हत्याकांड की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर है। कैलिफोर्निया में बड़े ड्रग्स माफिया का मर्डर जो हुआ है, इसका बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग जो है उनके जरिए ये शूट आउट किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया, यानी कि अब कक्षा 5वीं और 8वीं के फाइनल एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो ऐसी तस्वीरें पहले आती थी वो अब नहीं होंगी। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र दोबारा फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य छात्रों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है।
हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूं इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। संभल में 24 नवंबर को हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। हिंसा वाले इलाके में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के साथ साथ हिंसा में मारे गए और घायलों के परिजनों से टीम ने बातचीत कर जानकारी भी जुटाई है। संभल एसपी ने इस मामले में एफएसएल डायरेक्टर को पत्र लिखा था। क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के दौरान एसपी ने अपने पैर में लगी गोली का छर्रा भी दिखाया है। बैलिस्टिक टीम को बताया कि कैसे ऊपर खड़ी भीड़ से गोली चल रही थी। संभल हिंसा को लेकर के क्राइम जो है वो रिक्रिएट किया गया, यानी कि उस दौरान जब हिंसा वहां पर हुई थी किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली थी, कहां से पत्थरबाजी हो रही थी, सुरक्षा बलों के जवानों ने कैसे अपनी जान को बचाया था, कहां से गोलियां चल रही थी, इस पूरे सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। अमूमन प्रशासनिक अधिकारियों से कहा जा रहा है कि ऐसी घटना इस वजह से हुई थी क्योंकि लगातार वहां से पत्थरबाजी हो रही थी। क्राइम सीन का मुआयना करने के लिए वहां पर जब अधिकारी पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओएस द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फॉरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पर ये अपना बयान। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे, पेड़ बर्फ से ढक चुके हैं। नारकंडा में बर्फबारी हुई, श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों पर मौसम की मार शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला में बर्फबारी से पेड़ों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। जहां भी नजर दौड़ा हो वहां पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। लोग जमकर बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। शिमला के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। ठंड की वजह से पानी जमने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्ले कला की शुरुआत शनिवार से हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनों समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं।
दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिला। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आगरा में भी घने कोहरे की वजह से ताजमहल के दीदार मुश्किल हो गए। यहां आने वाले सैलानियों को ताजमहल का आनंद लेने में परेशानी होने लगी। वहीं गाजियाबाद, नोएडा में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चक्राता की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते जहां नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यहां भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी तक जम चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।